इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जो आपका सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हिंदी में आय व्यय खाता बोला जाता है। नाम से क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर हम इसको नाम से ही पूछें कि इस अकाउंट में क्या आएगा, इस अकाउंट में इनकम आएंगी और एक्सपेंडिचर आएंगे। तो क्या ऐसा कोई और भी आपने अकाउंट पढ़ा है जिसमें आप इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, हमने एक ऐसा अकाउंट भी पढ़ा है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सा अकाउंट है? तो आप कहेंगे कि सर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने इनकम और एक्सपेंसेस को लिखा था। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है किसके जैसा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। इसका नाम अलग है, बाकी किसके जैसे सिमिलर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही, उसके जैसे ही सिमिलर है। एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अलग होते हैं, इसलिए हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट अर्निंग जो संस्थाएं हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं। अलाभकारी संस्थाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न बनाकर उसकी जगह पे क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ठीक है, बाकी नेचर दोनों का सेम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या नेचर है? नॉमिनल नेचर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता भी आपका किस प्रकृति का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है, नाम मात्र प्रकृति का होता है। नॉमिनल नेचर, नाम मात्र प्रकृति का आपका ये अकाउंट है। क्लियर यहाँ तक बात आपको? अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, नाम मात्र प्रकृति का है, नॉमिनल नेचर का होता है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना आपको? एक ध्यान रखना है, इट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे बनता है, उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। तो उपार्जन आधार क्या कहता है कि अगर कोई आइटम हमारे करंट ईयर की है, क्या कहता है? अगर कोई आइटम हमारे करंट ईयर की है तो हम उसे करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई आइटम हमारे करंट ईयर की नहीं है, वो प्रीवियस ईयर की है, किस साल की है? प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की है, तो हम करंट ईयर में से लेस कर देंगे। अगर कोई आइटम हमारे नेक्स्ट ईयर की है, किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इट मीन्स हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आइटम्स का कि वो प्रीपेड हैं या आउटस्टैंडिंग है। क्या क्या है? प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, बकाया। ठीक है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड होता है पहले से और आउटस्टैंडिंग होता है बाकी या बकाया। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। यही आपको बार बार परेशान करेगी। आपको आइटम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अमाउंट आपको अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट हमारे करंट ईयर का है, कौन सा अमाउंट हमारे प्रीवियस ईयर का है, कौन सा अमाउंट हमारे नेक्स्ट ईयर का है। अमाउंट को अलग अलग करके केवल हम करंट ईयर के आइटम्स को लिखेंगे, करंट ईयर के अमाउंट को लिखेंगे, प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को क्या कर देंगे? घटा देंगे, उसे लेस कर देंगे। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे। तो हमने देखा नॉमिनल प्रकृति का है, नॉमिनल नेचर का है, इट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर आइटम। इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर आइटम। इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर आइटम। केवल हम करंट ईयर के आइटम्स को लिखेंगे, प्रीवियस ईयर के आइटम को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे देखिए, इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर आइटम। इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम। रेवेन्यू नेचर आइटम। रेवेन्यू नेचर आइटम का मतलब है आयगत प्रकृति की मदों को लिखा जाएगा। कैसी मदों को, कैसे आइटम्स को? जो आपकी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, आयगत प्रकृति की हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम का आयगत का मतलब हुआ ऐसी आइटम्स जो आपकी ईयर के अंदर, एक साल के अंदर रिपीट हो,
जो बार बार होने वाले हैं ऐसी आइटम्स को लिखा जाएगा, बार बार होने वाले खर्चों को, बार बार होने वाली इनकम्स को इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए कैसे। अब रेवेन्यू नेचर का नाम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ढंग से पढ़ा होगा तो ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसको हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं रेवेन्यू नेचर में, इसमें कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी आइटम्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपकी होती है रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन और एक आपकी होती है कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन। फर्स्ट किस नेचर की है? रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन, मतलब आयगत प्रकृति की। किस प्रकृति की? आयगत प्रकृति की। और दूसरी आपकी होगी कैपिटल नेचर की, कैपिटल नेचर, पूंजीगत प्रकृति की मदे, पूंजीगत प्रकृति की मदे। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, आइटम या ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर की। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? रेवेन्यू नेचर ये कहता है कि कोई भी आइटम जो रिकरिंग इन नेचर हो, किस नेचर की हो? रिकरिंग, रिकरिंग हो, बार बार होने वाली ऐसी आइटम्स, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो बार बार होने वाली है वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू नेचर की कहलाएगी। जबकि कैपिटल नेचर ये क्या कहता है? ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। क्या है? नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, जो बार बार नहीं होती, साल में एक बार ही होंगी। जैसे अब इनका एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि मान लो रेंट पेड है, फॉर एग्जांपल रेंट पेड, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे बहुत सारे एग्जांपल है इसके। रेंट पेड, अब साल में रेंट आप एक बार नहीं देंगे, रेंट आप मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ ऐसे करके देंगे, तो रेंट तो साल में कई बार दिया जाता है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी इनकम जो आपकी रेवेन्यू नेचर की है, मतलब वो बार बार होने वाली है, वो रेवेन्यू नेचर कहलाता है। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम जो कैपिटल नेचर का है वो साल में एक बार ही होगा। जैसे परचेज ऑफ एसेट है, परचेज ऑफ एसेट है, किसी एसेट को परचेज करना। कोई भी आप एसेट परचेज करते हो, आपको लंबे समय तक बेनिफिट देती है, वो एक बार ही होगी, इसलिए वो कैपिटल नेचर की आइटम कहलाती है। आगे हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। रेवेन्यू नेचर को हम बांट सकते हैं 2 भाग, कौन कौन से? एक तो आपकी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या कह सकते हैं उसको हम? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट और सेकंड टाइप आपकी रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू नेचर आइटम्स को, ट्रांजेक्शन्स को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट आयगत प्राप्ति, एक रेवेन्यू पेमेंट आयगत भुगतान, आयगत पेमेंट। क्लियर है? ऐसी कोई रिसिप्ट या ऐसा पैसा जो आ रहा है वो रेवेन्यू नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, तो किस में लिखेंगे हम? रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। और रेवेन्यू पेमेंट अगर है, कोई ऐसा एक्सपेंस जो बार बार किया जा रहा है, साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कई बार हो रहा है, या 2 या 3 या 4 बार हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह अब अगर कोई रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसे रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साइड में लिखेंगे? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? रेवेन्यू रिसिप्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, थोड़ा समझिए पहले आप चीज़ों को, फिर बाद में आपको अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर देखिए रेवेन्यू पेमेंट की बात करें तो ये कहाँ लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड, किधर लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे रेवेन्यू पेमेंट को, रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। देखिए बच्चों, जैसे हमने रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन को 2 भागों में बांटा, ऐसे ही कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन को 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल रिसिप्ट, सेकंड इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट हम उसको कह सकते हैं। देखिए हम इसको आगे करते हैं। ए इज़ नंबर 1 इज़ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हो सकता है कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत भुगतान।
ऐसे ही अब कैपिटल नेचर का आपने मीनिंग क्लियर कर लिया कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो साल में एक बार ही हों, बार बार रिकरिंग नेचर की ना हो, नॉन रिकरिंग नेचर की हो, कभी कभी होने वाली हों, वो सभी कैपिटल रिसिप्ट होंगी या कैपिटल पेमेंट होगी। रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, पेमेंट का मतलब भुगतान करना। अगर कोई पैसा आ रहा है जो आपका कभी कभी आने वाला है, साल में एक बार ही आएगा या 2-3 साल में एक बार आएगा, वो सभी पैसा, वो सभी रिसिप्ट क्या मानी जाएंगी? पूंजीगत प्राप्ति मानी जाएंगी। और ऐसा पैसा जो आपका कभी कभी पेमेंट करने वाला है या ऐसा खर्च जो एक बार कर देते हैं, बार बार नहीं करते, वो आपका कैपिटल पेमेंट कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा कहलाता है। देखिए दोबारा समझिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा लोन टेकन, लोन टेकन कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि अब लोन रोज रोज तो नहीं लेते, एक बार ले लिया, अब कुछ जब दोबारा 2-4-5 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी तब आप लोन लोगे, तो लोन टेकन कैपिटल रिसिप्ट है। और ऐसे ही आपका कैपिटल पेमेंट, पहले देखिए जैसे लोन टेकन हमने देखा कि लोन टेकन क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। और लोन कहाँ लिखते हैं हम? लायबिलिटी साइड में। कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ से क्या समझे कि जितने भी कैपिटल रिसिप्ट हैं रिकॉर्ड्स ऑन लायबिलिटी साइड, रिकॉर्ड्स इन द लायबिलिटी साइड, ये कहाँ लिखे जाएंगे? रिकॉर्ड्स इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी आपके कैपिटल रिसिप्ट आइटम्स होंगी, ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो कहाँ लिखी जाएंगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखी जाएंगी। ऐसे ही कैपिटल पेमेंट की बात करें, जैसे परचेज ऑफ एसेट हमने फॉर एग्जांपल देखा था, दोबारा देख लीजिए। परचेज ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट परचेज़ की, तो एसेट परचेज़ की, एसेट एक बार परचेज़ करेंगे, दोबारा आप 3-4-5 साल के बाद करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट का रिकॉर्ड होती है एसेट साइड में। तो जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होंगी ये रिकॉर्ड्स का होंगी? रिकॉर्ड्स ऑन, रिकॉर्ड्स इन दी एसेट साइड, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए आपको बड़े ध्यान से देखना है आइटम। अगर आपने एनपीओ के अंदर इन आइटम्स को पहचान लिया, कौन सी आइटम कैपिटल नेचर की है, कौन सी आइटम रेवेन्यू नेचर की है, और कौन सी आइटम्स हमारे करंट ईयर की है, कौन सी करंट ईयर की नहीं है, अगर आपने इतना काम आराम से कर लिया तो आप एनपीओ का क्वेश्चन बड़े ही इजीली 10 से 15 मिनट के अंदर आप एनपीओ का बड़ा क्वेश्चन, जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट की। एक रफली सा, एक इजी सा फॉर्मेट जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, तो एट द एंड ऑफ बनेगा, एंड ऑफ ईयर बनेगा, हम यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी एंड ऑफ ईयर डेट है वो आपके यहाँ आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ अकाउंट है तो टी शेप का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब हम बात करें तो लेफ़्ट साइड में क्या लिखा जाएगा? लेफ़्ट साइड में बच्चों आएंगे एक्सपेंडिचर, क्या आएंगे? एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। फिर यहाँ अमाउंट, राइट साइड में इनकम आएंगी और यहाँ अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कौन से, जैसा कि हमने बात की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर कौन से आएंगे? रेवेन्यू नेचर के और रिलेटेड टू ओनली करंट ईयर। तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस या पेमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, जो भी हमारे करंट ईयर के होंगे, चालू वित्तीय वर्ष के होंगे, वही रेवेन्यू एक्सपेंस सारे के सारे आप कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ऐसे ही बाई साइड में ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, जो भी चालू वित्तीय वर्ष की रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो हम यहाँ लिख देंगे इनकम साइड में। ये काम आपने कर दिया। हाँ जी सर, बिल्कुल हम कर देंगे।
इनकम साइड में सभी रेवेन्यू रिसिप्ट जो करंट ईयर के लिख देंगे, एक्सपेंस साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर लिख देंगे। तो लिखेंगे कहाँ से बच्चों, आपके पास क्या होगा, तो देखिए जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का बोलेगा तो आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, रिसिप्ट देगा और पेमेंट, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और कुछ एडजस्टमेंट होगी, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होगी, उनको देखकर आपको वहाँ से आइटम्स को छांटना है। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट अर्निंग का जो आप बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, उसमें क्या होता था, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता था, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होती थी, आप उसमें से कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते थे, कुछ आइटम्स P&L में ले जाते थे, कुछ बैलेंस शीट में। ऐसे ही आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और अदर इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें से जो भी रेवेन्यू नेचर की करंट ईयर की आइटम्स हैं वो आप उसमें से छांट के कहाँ लिख देंगे, एक्सपेंडिचर साइड में और इनकम साइड में। इतना काम कर देंगे, हाँ सर कर देंगे। आगे देखिए, इतना करने के बाद अब क्या होगा, अब हम करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस है, जैसे अगर मान लिया इनकम साइड ज़्यादा है, कौन साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, तो डिफरेंस यहाँ आएगा टू साइड में, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये प्रॉफिट नहीं होगा, इसे हम कहेंगे सरप्लस। क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे, बचत कहेंगे, क्या कहेंगे, बचत। इतना पैसा हमारे पास एनपीओ के पास बच गया। क्लियर है। इसका वाइस वर्सा रिवर्स भी हो सकता है, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा बाई साइड में आएगा, उसे बच्चों हम कहेंगे डेफिसिट। लॉस ना कहकर क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट होगी न्यूनता, या हम इसे घाटा भी बोल सकते हैं, इतना घाटा एनपीओ को हुआ। क्लियर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। इज इट क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा या आपको समझ में आया भी होगा। क्लियर है। तो बच्चों ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, साथ में हमने इसमें किया रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर को। क्लियर है। आगे का पार्ट हम करेंगे बैलेंस शीट और उसके बाद हम करेंगे एनपीओ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लास आपको आसान लगी होगी, और इस क्लास को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप इस क्लास को देखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करें, आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9509618437। थैंक यू। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।